हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। आज हम लोग नए सेशन लेकर आए हैं डीएलडी इंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो होने वाला है। जो बच्चे डीएलडी की तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम की, उन तक बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, फेसबुक से कीजिए, व्हाट्सएप से कीजिए, टेलीग्राम से कीजिए, उनको बताइए, वो भी तैयारी करेंगे। उनके लिए इस आज के क्लास में हम लोग करेंगे समान ज्ञान और समान विज्ञान। तो समान विज्ञान का जो क्लास है आपको 11 बजे दिन में अपलोड किया जाता है और 1 बजे हिंदी का क्लास अपलोड किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो इंक्लूड चाहिए, यानी समान ज्ञान, विज्ञान और हिंदी तो एक ही को मैं बनाएंगे, और नहीं तो मैं अलग अलग जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से मैं बनाऊंगा। आप लोग उस बच्चे तक पहुँचाएँ जो डीएलडी कर रहे हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। वैकेंसी आती रहती है, इस बार भी बहुत वैकेंसी आई। और तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी बिहार एसएससी का सेट है मेरा जो अभी चल रहा है, और रात्रि 8:15 बजे चलेगा। बिल्कुल अब बच्चे लोग जुड़े रहे। क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। कब कहा जाता है कि वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। चलो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे जानेंगे कि मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है। तो मांसपेशियों के दर्द में उपचार किया जाने वाला जो विकिरण है वो आपका इंफ्रारेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इंफ्रारेड कहते हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता या होती है। देखो टाइम कम है तो हम लोग इसमें जो है प्रैक्टिस सेट को यह स्टार्ट करेंगे। इसमें इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि एग्जाम में आना ही आना है। और आप लोगों को मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट आप लोग रूम पर खरीद लें और ये प्रत्येक दिन एक सेट को लगाएं और उसका डिस्कशन जो है आप लोग बारीकी से करें। डिस्कशन से ही आपको तैयारी हो जाएगा डीएलडी एंट्रेंस एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसका। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, फलियां अत्यधिक सॉरी पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता या होती है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन क्या है। वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा एथाइन है। क्या है? एथाइन है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल बने रहना है, डटे रहना है शुरू से अंत तक। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? कि ठोस CO2 है। ठोस CO2 है, यानी हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या? शुष्क बर्फ ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। वस्तु का वेग बढ़ जाता है। आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है बल की भौतिक अनिवार्यता परिणाम है। बल की भौतिक अनिवार्यता परिणाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम का। गति के प्रथम नियम का। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को दबा ले। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। और लाइक करने में कंजूसी न करें, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए मैं आप लोगों के लिए बिहार का सेट में भी रात्रि 8:15 बजे जब चला रहा हूँ, और आपका डीएलडी का जो बैच है 11 बजे दिन में चल रहा है और 1 बजे आपका हिंदी का चल रहा है। तो आप लोग प्यार सपोर्ट इसी तरह से करते रहें। और जो बच्चे अभी नए हैं जुड़े हैं, बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अपने दोस्तों के पास को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताइएगा, और लाइक करने में कंजूसी न करें, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। क्वेश्चन है ना, हम लोग आगे चलते हैं कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है। क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। क्या? ऑक्सिन। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है।
तो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत जो आता है वो टोड आता है। क्या? टोड जंतु आता है। क्या आता है? टोड जंतु आता है। और मैं बताऊं कि सरीसृप वर्ग के जो भी जंतु हैं जो जमीन, दीवारों पर, पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इन्हें रेप्टाइल भी कहते हैं। रेप्टाइल कहते हैं। तो रेप्टाइल में क्या क्या आ जाता है? तो रेप्टाइल में छिपकली आ जाएगा, सर्प आ जाएगा, घड़ियाल, कछुआ, अजगर, स्पेनोडाइन, ये सब आ जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे सवाल है, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए कहाँ पर? तो एक पिंड का भार जो है बढ़ेगा, ये आपको भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए तब। भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए तो पिंड का भार बढ़ेगा। इसमें और क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार घटता है। देखिए पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वस्तु का भार घटेगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर आ गए, वस्तु का भार शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। और विषुवत रेखा पर वस्तु का भार कम होता है, याद रखिएगा। नहीं तो आप लोग नोट करते चलिए ना। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है। इसी से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग कंफ्यूज होते जाइएगा। अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य होता है, कृत्रिम उपग्रह में वस्तु का भार शून्य होता है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो स्किप करके जो ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो बढ़ते क्रम में क्या है? सबसे पहले आ जाएगा माइक्रो तरंग। कहाँ गया बाबू? माइक्रो तरंग आ गया, अवरक्त तरंग आ गया, एक्स किरण आ गया, गामा किरण। बढ़ते क्रम में है, ये सब बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में है ना, देखिए ये भाला लेके खड़े है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कैसे, आप लोग ये मत समझे कि ये बड़ा है, चूंकि ये भाला है, ये बरियार है तब तो इसको मार रहा है। तो सबसे पहले गामा है, तो गामा किरण मजबूत, बढ़ते क्रम हो गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से बच्चा जानता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी लोग जानते हैं। तो याद कर लीजिए ना कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अब कभी एग्जाम में मिले चाहे कहीं भी मिले, उसको आराम से टिक आउट करना है। अब पूछा जाए कि विटामिन B1 के कमी से क्या होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन डी के कमी से क्या रोग होता है? तो सूखा रोग होता है। विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। और विटामिन के कमी के प्रभाव से क्या? हीमोफीलिया होता है। अब विटामिन ए के कमी से तो सभी लोग जानते हैं, रतौंधी हो जाता है, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो याद रखिए। आगे क्या क्वेश्चन है बाबू? करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट जो लगता है ना पीछे का भाग ना, हम लोग कोई चीज खाते हैं तो बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है ना, टेस्टी नहीं। वो करवाहट का जो है ना पीछे का भाग है। कहाँ का? पीछे का भाग है। क्योंकि जीभ के ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। अब मीठा जो खाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं मीठा लग रहा है, तो जीभ के अगर भाग जो है ना, आगे वाला भाग मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। अब पीछे वाला भाग है जो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। अब बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। चलिए टेस्ट करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि डिटर्जेंट लवण क्या है? डिटर्जेंट लवण जो है यह सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत अच्छा सवाल है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवस है। क्या है? पाइसम सटाइवस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अब यहाँ ऑप्शन नंबर में सी क्या करा है, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। तो इसका क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। और सटाइवम है ना, सटाइवम। चलिए, और आगे अगर मक्का का पूछे वैज्ञानिक नाम तो जियामेज। मक्का का कहे तो जियामेज कहेंगे, जियामेज। लहसुन का कहें तो एलियम सेटिवम। क्या कहेंगे, एलियम सेटिवम। ज्यादातर आपको गेहूं और हरा मटर का ही पूछेगा ना, तो गेहूं का याद रखिए क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। अब एथेन का सूत्र क्या होता है तो जान लीजिए, CH3 - CH3 होता है। यह एक एल्केन हाइड्रोकार्बन है, यह एक एल्केन हाइड्रोकार्बन है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही जगह, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है दोस्त थोड़ी सी तो कठिन गया ना। अच्छा, होती रहती है बीच बीच में परेशानियां, खैर घबराना नहीं है, लाइफ है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्त कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी दवा है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। ये वीडियो जैसे रात्रि में मैं बना रहा हूँ तो बगल वाले रूम में खाना बन रहा है ना, किचन में, तो जिसके वजह से आपको आवाज जा रहा होगा, तो सीटी का आवाज जा रहा होगा, फिर घबराइएगा नहीं। तो आगे चलिए, क्या क्वेश्चन है कि काली स्याही में उपस्थित ड्राई को पृथक किया जाता है। तो काली स्याही में उपस्थित ड्राई को क्रोमेटोग्राफी द्वारा विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट नंबर सवाल है, तो कृत्रिम प्रकाश क्या है। कृत्रिम प्रकाश आपको प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे है, अब आगे आ जाता है, हम लोग साइंस कर लिए, अब हम लोग सोशल स्टडीज करेंगे, यानी समान ज्ञान करेंगे हम लोग। एक ही वीडियो में हम लोग दो को कवर कर लिए, और हिंदी का भी अलग वीडियो करेंगे। क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई। क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली। अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित हुई। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। किसने बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार का नाम क्या था, तो पूछ दिया जाए तो क्या कहिएगा, जॉर्ज विटेट है। क्या, जॉर्ज विटेट। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, 1942 आ जाता है सुमेलित करने वाला बाबू। हाँ चलिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो इसको मैं याद करने वाली बात आ जाता है, तो इसका सही जवाब मैं मिला देता हूँ। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है सिवान से थे। कहाँ से थे, सिवान से। नेक्स्ट है कि श्याम बिहारी लाल, और ये श्याम बिहारी लाल जो थे गया के थे। कहाँ के थे, गया के थे। ध्रुव कुमार, अब ध्रुव कुमार कहाँ के थे, कटिहार के थे। कपिल मुनि डुमराव के थे। चलिए जान गए हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अर्थात इसके में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ में स्थित है। तो बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ में स्थित है,
कर्नाटक में स्थित है। ये बांदीपुर वन जीव अभयारण्य की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1973 ईस्वी में हुआ था। और आगे चले हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? वो 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगी। सही जवाब हो जाएंगे अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे सवाल है आपका कि नियंत्रक व महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? वो आपको देता है राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? वो किया गया 2005 से 6 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? वो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु को गौर मोता कहते हैं। क्या? गौर मोता यानी गुहार मोता भी कहते हैं। कहाँ में? गुजरात में। चलो बाबू आगे पढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोई में। कहाँ में है? डिगबोई में है। यह असम में स्थित है। कहाँ में? असम में स्थित है। अगर पूछा जाए कि डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब किया गया तो 1901 ईस्वी में। कब किया गया? 1901 ईस्वी में किया गया। अब ये डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है वो एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। तो आप लोग दोस्त लाइक करने में कंजूसी न करें, और जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, अपने संगे मित्रों को भी बताएं, उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। आगे क्या है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधियां में एक समान मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किसकी हत्या अकबर के द्वारा स्वयं किया गया? तो अकबर के द्वारा जो हत्या किया गया अधम खां का, अधम खां की हत्या जो है स्वयं अकबर के द्वारा किया गया। कितना ईस्वी में भाई? तो 1562 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1562 ईस्वी में किया गया। ये अधम खां क्या था? तो अधम खां अकबर की 2.5 माहम अनगा का पुत्र था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़ लिए ना, राशि में कुल संख्या कितनी है? राशि में कुल संख्या कितनी है? तो 12 राशि है। 12 राशि आप लोग सभी लोग को याद होगा। कौन कौन? मैं एक लाइन में पढ़ता हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। न कहते हैं कि मेरा कौन सा राशि है, तो कुंभ राशि है, धनु राशि। वैसे 12 राशियां। कितना राशियों की कुल संख्या? 12। प्रथम राशि में मेष राशि को कहा गया, अंतिम राशि मीन राशि को कहा गया, जिसमें 27 नक्षत्र 12 राशि के योग के आधार पर ज्योतिषीय चार्ज फलन विद्या की भविष्यवाणी करते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है वो आपको विख्यात है
कोयला के लिए विख्यात है। किसके लिए? कोयला के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं बाबू कि भारत में प्रथम आम समान चुनाव आयोजित कहाँ कितना ईस्वी में हुए थे? भारत में प्रथम आम सामान्य चुनाव आयोजित कितना ईस्वी में हुए थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? बताइए आप लोग। 1951 से 52 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्त टाइम दीजिए हमको। वीडियो आप लोग स्किप कर लीजिएगा। चलिए, वेलकम बैक भाई, थोड़ा सा समय देने के लिए थैंक यू। क्वेश्चन क्या है आगे हम लोग जानेंगे। जो विद्यार्थी इंतजार किए उनके लिए दिल से थैंक यू। क्वेश्चन है कि जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। दोस्तों, एक छोटे से परिवार को आप लोग आगे की ओर बढ़ाएं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएगा। इसी तरह से महाभंडारा जो क्वेश्चन का चल रहा है ना, इसी तरह से आपको कराता रहेगा और ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन कराएगा। आप लोग रिवाइजन के तौर पर रिवाइज करते रहिएगा। नो बकवास, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आगे कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ में है? प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है? तो तक्षशिला में। कहाँ में? तक्षशिला में। यहाँ पर है, आप लोग प्लेटफार्म का बुक ले लें और वहाँ पर आप लोग सेट मारें, एकदम 100 में 100% आप लोग सही कीजिएगा। आगे है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न बाबू। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पूछा जाए तो नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? नारायणी नदी को नाम से पुकारा जाता है। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन लास्ट है और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर वीडियो को देखिए, उसको सेव कर लीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चलते चलते इस क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया? तो सही जवाब हो जाएंगे भाई 51वां। क्या हो जाता है? 51वां। तो दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें और भी क्लास करें, मैथ का, रीजनिंग का क्लास करें, इंग्लिश का क्लास करें। बेस्ट ऑफ लक।